नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 10 की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें अपनी चर्चा शुरू करनी है कोल जनजाति से। दोस्तों, कोल जनजाति का अध्ययन हम उसके सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, उपजातियां, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति के आधार पर करने वाले हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखें, आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपको मध्य प्रदेश में कोल जनजाति की भौगोलिक स्थिति का अनुमान लग जाएगा कि मध्य प्रदेश का कौन सा एरिया कोल जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। तो यहां पर इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन में मध्य प्रदेश में कोल जनजाति बहुतायत में पाई जाती है। ठीक, अब हम शुरुआत करते हैं कोल जनजाति के सामान्य परिचय की। तो दोस्तों, कोल शब्द का अर्थ क्या होता है? मानव। आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं कि जो कोल शब्द है उसका अर्थ होता है मानव। और फिर दोस्तों, कुछ मिथकों के अनुसार जो कोल जनजाति है वह सिंहबोंगा की संतान है। सिंहबोंगा दोस्तों यहां पर सूर्यदेव को कहा जा रहा है। क्या? सिंहबोंगा किसे कहा जा रहा है? सूर्यदेव को कहा जा रहा है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब बारी आती है किस समूह के अंतर्गत आती है कोल जनजाति। तो दोस्तों ध्यान रखना है, कोल मुंडा या कोलियारिन समूह के अंतर्गत आती है कोल जनजाति। और यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश में कोल जनजाति का कौन सा स्थान है, तो हमें ध्यान रखना है भील, गौंड जनजाति के बाद कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इतनी चीज आपको क्लियर होगी, इतनी मुझे उम्मीद है। ठीक, फिर बात करते हैं दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर कोल जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में कितनी है? लगभग 11.67 लाख, जो कि कुल अनुसूचित जनजाति का 7.62% है। इसको आप ध्यान रखें। टॉप 3 का प्रतिशत आप जरूर याद रखें दोस्तों। कोल जनजाति का प्रतिशत मध्य प्रदेश की कुल एसटी में कितना है? 7.62%। इसी प्रकार से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मध्य प्रदेश में भील और गौंड जनजाति का प्रतिशत कितना है। फिर कोल जनजाति का वर्णन दोस्तों रामायण, महाभारत एवं मार्कंडेय पुराण में मिलता है। और मध्य प्रदेश में कोल का मूल स्थान रीवा जिले का कुराली क्षेत्र है। तो इस चीज को या इस क्षेत्र को जरूर आप याद रखें। कुराली क्षेत्र किस जिले का है? रीवा जिले का है मध्य प्रदेश के। यह कोल जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं भौगोलिक स्थिति की। तो दोस्तों यह जनजाति अर्थात कोल जनजाति विंध्य कैमूर श्रेणी और नर्मदा सोन घाटी में निवासरत है। बघेलखंड सामान्यतः रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और जबलपुर में निवास करती है। दोस्तों जबलपुर आप अलग से याद रखें। रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल तो आसपास के आपने भौगोलिक स्थिति में देखे ही हैं। तो कहां कहां निवास करती है कोल जनजाति? सामान्यतः रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, जिसे हम कहते हैं बघेलखंड क्षेत्र। और दोस्तों जबलपुर भी आप ध्यान रखें। फिर बात करते हैं दोस्तों कोल जनजाति की उपजातियों की। तो इसमें आपको ध्यान रखना है रोहिया, रोतेला, भवतिया, रेवरिया, कथरिया, रौतिया। दोस्तों रौतिया शबरी के वंशज हैं, इसको भी आप ध्यान रखें। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। कोल जनजाति की उपजातियां रोहिया, रोतेला, भवतिया, रेवरिया, कथरिया, रौतिया। रोहिया, रोतेला, भवतिया, रेवरिया, कथरिया, रौतिया। इस प्रकार से आप फ्लो में पढ़ें दोस्तों। रोहिया, रोतेला, भवतिया, रेवतिया, कथरिया, रौतिया। ये हो गई कोल जनजाति की उपजातियां। यदि इनके अन्य उपवर्गों की हम बात करें तो दशेरा, ठाकुरिया और कगवारिया शामिल है। दशेरा, ठाकुरिया और कगवारिया भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों कोल जनजाति गोत्रों में विभाजित है, किंतु इसमें गोत्र चिन्ह नहीं होते। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब चर्चा करते हैं सामाजिक स्थिति की। तो समाज कैसा होता है? पितृसत्तात्मक होता है। इनका मोहल्ला कोल्हन टोला एवं पूरा गांव कोलाहन कहलाता है। अब ध्यान रखना है, इनके मोहल्ले को या कॉलोनी को हम कहते हैं कोल्हन टोला और पूरे गांव को कहते हैं कोलाहन।
इनकी पंचायत को गोहिया कहा जाता है। और दोस्तों कोलों में प्रत्येक गांव की पंचायत एवं उसके कुछ पारंपरिक पद हैं, जैसे मेहतो, बरुआ, भुईहरा, पंडा, देवार और न्यूतिया। अब किनका क्या काम होता है या क्या कहलाते हैं, इसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। पहले तो आपको ध्यान रखना है, कोल जनजाति का जो मोहल्ला है उसको हम कहते हैं कोल्हन टोला, जो गांव है उसको हम कहते हैं कोलाहन, इनकी पंचायत को कहते हैं गोहिया। और दोस्तों कुछ पारंपरिक पद इनके गांव में हुआ करते हैं जिसको हम कहते हैं, जैसे कि महतो, बरुआ, भुईहरा, पंडा, देवार और न्यूतिया। अब दोस्तों जो महतो या चौधरी या खोटिया हैं, ये गांव के मुखिया कहलाते हैं। महतो, चौधरी या खोटिया कोल जनजाति में कौन कहलाते हैं? गांव के मुखिया। बहुत ध्यान से आपको सुनना है, एमपीपीएससी यहां से सीधा प्रश्न उठा सकती है। महतो, चौधरी, गोटिया क्या कहलाते हैं? गांव के मुखिया। महतो, चौधरी, गोटिया याद रखना है। फिर दोस्तों बरुआ कौन होता है? धार्मिक कार्य संपन्न कराने वाला व्यक्ति, पंडित जी कह सकते हैं बरुआ। ध्यान रखना है, धार्मिक कार्यों को संपन्न कराते हैं। फिर भुईहरा की बात करें तो तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी, पूजा पाठ में पारंगत होते हैं भुईहरा। दोस्तों बरुआ जो है धार्मिक कार्य संपन्न कराते हैं और भुईहरा भी दोस्तों पूजा पाठ कराने में पारंगत होते हैं। तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी, इन सबसे संबंध है भुईहरा का। दोस्तों भुईहार लिखा हुआ है, ठीक है। फिर न्यूतिया की बात करें तो दोस्तों गांव में न्योता या आमंत्रण देने वाला व्यक्ति, न्योता से हम न्यूतिया याद कर सकते हैं, आसानी से याद हो जाएगा। फिर दोस्तों सभी तरह के पंचायत के संबंध में लिखा हुआ है यहां पर कि जो पंचायत होती है सभी तरह के विवादों को निपटाने में सक्षम मानी जाती है। एक बार फिर से, महतो, चौधरी, खोटिया गांव के मुखिया है, महतो, चौधरी और गोटिया गांव का मुखिया। बरुआ धार्मिक कार्य संपन्न कराने वाला। भुईहार कौन है दोस्तों? तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी और पूजा पाठ में जो पारंगत होता है। न्यूतिया न्योता देने वाले व्यक्ति। अब बात करते हैं दोस्तों हम धार्मिक स्थिति की। तो कोल जनजाति में दोस्तों यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर पाए। हम चर्चा कर रहे हैं कोल जनजाति की, ठीक। उसके अंतर्गत हम चीजों को देख रहे हैं। यहां पर हम बात करते हैं प्रमुख देवता की। तो बड़का देव, अहीरा बाबा, वनसती देवी और बूढ़ी माई। कौन कौन से? बड़का देव, वनसती देवी, बूढ़ी माई आप एक साथ याद करें क्योंकि इनकी शुरुआती जो ध्वनि है एक जैसी है। बड़का देव, वनसती देवी और बूढ़ी माई। बड़का देव, वनसती देवी और बूढ़ी माई कौन है? कोल जनजाति के प्रमुख देवता है। और अहीरा बाबा भी आपको याद रखना है। बड़का देव, वनसती माई, बूढ़ी माई और अहीरा बाबा कोल जनजाति के प्रमुख देवता हैं। और दोस्तों रामायण काल की जो शबरी थी ये कोल जनजाति की थी, आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था खेती और कोयला खानों पर निर्भर है। कोल से आप कोयला को सीधा याद रख सकते हैं। दोस्तों कोल जनजाति वनोपज में भिलमा, गोंद और लाख का संग्रहण भी करती है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर सांस्कृतिक स्थिति। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बरहव की। बरहव क्या है? कोल जनजाति में एक प्रकार का जन्म संस्कार है जिसमें शिशु के जन्म के 12वें दिन रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है। बरहव कोल जनजाति का धार्मिक संस्कार है। 12वें दिन जब भी किसी शिशु का जन्म होता है तो 12वें दिन रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है। किसमें? जन्म संस्कार में, जिसको हम कहते हैं बरहव। प्रमुख नृत्य की बात करें तो कोल दहका या कोल दहरा, नारदी, दौतलिया और केहरा। कौन कौन से? कोल दहका या कोल दहरा, नारदी, दोतलिया और केहरा, ये प्रमुख नृत्य हैं कोल जनजाति के। फिर दोस्तों फुरहरी केहरा नृत्य की एक विशिष्ट मुद्रा है। तो फुरहरी क्या है? कोल जनजाति का एक नृत्य है। केहरा उसकी एक विशिष्ट मुद्रा है। फुरहरी, इसको ध्यान रखना है। विवाह तो होते हैं हिंदू प्रथा के अनुसार। प्रमुख त्योहार है हरियाली अमावस्या। दोस्तों कोल स्त्रियों के गहने में अबश्रा गहने आदिवासी समुदायों की छाप है। कौन से हैं? अबश्रा गहने
आदिवासी समुदाय की छाप है। और कोल स्त्रियों में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अबशरा क्या है? अबशरा गहना है। फिर कोल एक कलाप्रिय जनजाति है। बच्चों के प्रमुख खेलों की बात करें तो लकौड़ा, सुटुर्रा और पंचगोटवा कोल जनजाति के बच्चों के प्रमुख खेल हैं। प्रश्न बन सकता है कि लकौड़ा, सुटुर्रा और पंचगोटवा निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो पारंपरिक कथाएं, प्रथाएं, खेल, नृत्य, गायन। तो आपको बच्चों के प्रमुख खेल वाले ऑप्शन को टिक करना होगा, लकौड़ा, सुटुर्रा और पंचगोटवा के लिए। फिर दोस्तों मगरोहन की बात करें तो शादी विवाह के समय उपयोग किए जाने वाला कलात्मक विवाह स्तंभ है, जिसे कहा जाता है मगरोहन। मगरोहन दोस्तों ध्यान रखना है क्या है? शादी विवाह के समय उपयोग किए जाने वाला एक स्तंभ है जो कलात्मक रूप से बनाया जाता है। और दोस्तों बरहव भी हमने देखा था, जन्म संस्कार है। 12वें दिन शिशु के जन्मदिन पर सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित करते हैं, उसे कहते हैं बरहव, जन्म संस्कार है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको एकदम क्लियर होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों हम कोल विद्रोह की। तो दोस्तों भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कोल जनजाति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, हम सभी जानते हैं। दोस्तों इस जनजाति ने अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार के विरुद्ध वर्ष 1831 में क्या किया था? कोल विद्रोह किया था। सन जरूर याद रखना है, 1831। इस सन को हुआ था कोल विद्रोह। नेतृत्व किया था बुधू भगत और मदारा महतो ने। इन नाम को भी जरूर याद रखना है आपको, बुधू भगत और मदारा महतो। यहां पर वीर बुधू भगत की आप पिक्चर देख सकते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं हम एक टेबल के माध्यम से एक साथ प्रमुख या अलग अलग जनजातियों की और उनके मोहल्ले को या जहां वह रहते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो दोस्तों भील जनजाति का मोहल्ला कहलाता है फाल्या। गौड़ जनजाति के मोहल्ले को टोला कहते हैं। कोल जनजाति का हमने अभी देखा कोल्हन टोला, और जो गांव होता है उसको हम कहते हैं कोलाहन। ठीक है। फिर सहरिया जनजाति के जो मोहल्ला है उसको सहराना। बैगा जनजाति के मोहल्ले को पूर्वा या टोला। दोस्तों टोला हमने गौड़ जनजाति में भी देखा है। भारिया का जो मोहल्ला है उसे ढाना कहते हैं। बंजारा टांडा नामक मोहल्ले में रहते हैं या उनके मोहल्ले को टांडा कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले भील जनजाति, इनके मोहल्ले को कहते हैं फाल्या। गौड़ जनजाति के मोहल्ले को कहते हैं टोला। भील को फाल्या, गौड़ को टोला, कोला को कोल्हन टोला, सहरिया को सहराना, बैगा को पूर्वा या टोला, भारिया को ढाना कहते हैं और बंजारा के मोहल्ले को टांडा कहते हैं। भारिया ढाना, भार ढोना होता है जनरली, आप ऐसे याद कर लें। निमोनिक्स बनाने के माध्यम से मैं कह रहा हूं या आपको किसी भी प्रकार से आप याद हो जाए तो उस प्रकार से आप ध्यान रखने का प्रयास करें। भारिया ढाना, बंजारा टांडा। बैगा जनजाति के मोहल्ले को पूर्वा या टोला कहते हैं। सहरिया के मोहल्ले को सहराना। कोल का तो हमने देखा कोल्हन टोला, गौड़ का टोला और भील के मोहल्ले को फाल्या कहते हैं। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर देता हूं ताकि आपको वीडियो के माध्यम से ही फैक्ट याद हो जाए। ठीक, उम्मीद है इतनी चीजें आपको एकदम क्लियर होंगी। अब हमें चर्चा करनी है कोरकू जनजाति की। दोस्तों अब तक 3 जनजातियों की चर्चा हम कर चुके हैं अपनी सीरीज में, भील जनजाति, गौड़ जनजाति, कोल जनजाति। अब बात करनी है कोरकू जनजाति की। हमारे मापदंड वही रहेंगे, सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, उपजातियां, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति। सबसे पहले जैसा कि हमने हर जनजाति में देखा है, आपके सामने एक मैप है जिसमें आपको भौगोलिक स्थिति का अनुमान लगा लेना है। मध्य प्रदेश के अंदर किस किस एरिया में कोरकू जनजाति पाई जाती है। तो आप इस पर्टिकुलर एरिया को ध्यान से देखें ताकि इससे संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो आप सीधा उसका जवाब तलाश कर सकें। फिर दोस्तों सबसे पहले बात करनी है सामान्य परिचय की, कोरकू जनजाति। दोस्तों कोरकू मुंडा या कोलारियन जनजाति समूह में आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, किस समूह में? मुंडा या कोलारियन जनजाति समूह में। और मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी थी? भील। फिर दूसरे नंबर पर गौड़ थी, फिर हमने कोल जनजाति पढ़ी तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है चौथे नंबर पर। मतलब 4th सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? कोरकू जनजाति है। अब
जनगणना की बात कर लें, कितनी जनसंख्या है इनकी? 7.3 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या का 4.7% है। फिर कोरकू का अर्थ है मानव समूह, इसको आपको ध्यान रखना है। कोरकू का क्या अर्थ है? मानव समूह। और दोस्तों कोरकू जनजाति अपने आप को किसका वंशज मानती है? रावण का वंशज मानती है, और अपनी उत्पत्ति महादेव के द्वारा हुई ऐसा मानती है कोरकू जनजाति। फिर भौगोलिक स्थिति, दक्षिणी मध्य प्रदेश दोस्तों मैप में देखा था, सतपुड़ा के घने जंगलों में निवासरत है। जलेब दोस्तों आप मैप के माध्यम से अनुमान लगा सकते हैं, बैतूल, खंडवा, नर्मदापुरम और बुरहानपुर जिले में निवास करती है। पैतृक स्थान दोस्तों सांवलीगढ़ या भैरवगढ़ बैतूल को माना जाता है। अब आपको यहां पर दोस्तों सांवलीगढ़ या भैरवगढ़ बैतूल का नाम जरूर याद रखना है। पैतृक स्थान कोरकू जनजाति का सांवलीगढ़ या भैरवगढ़ बैतूल है। उपजातियां या उपवर्ग की बात करें तो दोस्तों रूमा, पोताड़िया, दुलाप, बोबैया, बाबरी या बवारी, बडोया और मोबाती। क्या क्या नाम ध्यान रखना है आपको उपजाति या उपवर्ग में? रूमा, पोताड़िया, दुलाप, बोबैया, बवारी, बडोया, मवासी। ये उपजातियां हैं किसकी? कोरकू की। अब दोस्तों यहां पर बावरिया, बंदोरिया और दुलारिया की बात कर लेते हैं। बावरिया बैतूल के कोरकू हैं, बंदोरिया पचमढ़ी के हैं, दुलारिया हरदा खंडवा के कोरकू हैं। कौन कहाँ का है? बावरिया बैतूल, बंदोरिया पचमढ़ी, दुलारिया हरदा खंडवा। फिर दोस्तों कोरकू के वर्गीकरण की बात करें तो राजकोरकू, पाथरिया और मोवासी। अब राजकोरकू दोस्तों धनाढ्य वर्ग को राजकोरकू कहते हैं, मजदूर वर्ग को पाथरिया कहते हैं और मोवासी अपराधी वर्ग कहते हैं। ठीक, राजकोरकू है धनाढ्य वर्ग, पाथरिया है मजदूर वर्ग और मोवासी है अपराधी वर्ग। अब बात करते हैं सामाजिक स्थिति की, तो सबसे पहले प्रचलित विवाह पद्धति, तो दोस्तों राजी बाजी, चिथौड़ा या चिबोड़ा और लमझना। याद रखना है, राजी बाजी, चिथौड़ा या चिबोड़ा और लमझना, 3 विवाह पद्धतियां देखी हमने। राजी बाजी, चिथौड़ा या चिबोड़ा, तीसरा लमझना। किसकी हैं? कोरकू समुदाय की हैं। दोस्तों कोरकू समुदाय अपने मृतकों को पितर और देवता की तरह मानता है। इसमें लकड़ी के मृत स्तंभ बनाने का चलन है, जिसे मुंडा कहते हैं। ठीक, कोरकू समुदाय का जो लकड़ी का स्तंभ है, मृतक स्तंभ, उसे हम क्या कहते हैं? उसे मुंडा कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है। और दोस्तों मुंडा बनाने एवं लगाए जाने के अनुष्ठान को सिडोली कहते हैं। सिडोली प्रथा का नाम आपने जरूर सुना होगा। दोस्तों सिडोली प्रथा पूस माह में सामान्यतः सोमवार के दिन होती है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। हम बात कर रहे हैं कोरकू समुदाय की। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इनकी अर्थव्यवस्था दोस्तों कृषि, चरवाह और वनोपज पर आधारित है। खेतों में कार्य करने वाले कोरकू भाग्या कहलाते हैं। ध्यान रखना है, भाग्या किसे कहते हैं? उन कोरकुओं को कहते हैं जो खेतों में काम करते हैं। ठीक है, खेतों में काम करने वाले कोरकू को कहते हैं भाग्या। पुराने समय में दोस्तों कोरकू द्वारा जंगल काटकर खेती करने की प्रथा बदलवा प्रथा कहलाती थी। अब बदलावा प्रथा आप समझ जाएंगे, बदले या चेंज करने की, बदलाव लाने की बात की जा रही है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो बदलावा प्रथा है कोरकू जनजाति से संबंधित है और खेतों में कार्य करने वाले मजदूरों को भाग्या कहा जाता है। अब फिर बात करते हैं दोस्तों धार्मिक स्थिति की। तो दोस्तों जो कोरकू जनजाति समुदाय है, इनके प्रमुख देवता चंद्रमा, डोंगर देव, भटुआ देव या मठुआ देव, मेघनाथ, सिदरा देव, खेड़ा देव और खनेरा देव हैं। कौन कौन से हैं? चंद्रमा, डोंगर देव, भटुआ देव या मठुआ देव, मेघनाथ, सिरदा देव, खेड़ा देव और खनेरा देव। ये कोरकू समुदाय के प्रमुख देवता हैं। और दोस्तों खनेरा देव गांव में बीमारियों को प्रवेश करने से रोकने वाले देवता हैं। गांव में बीमारियों को प्रवेश करने से कौन से देवता रोकते हैं? खनेरा देव रोकते हैं। और दोस्तों मठुआ देव जो हैं, भटुआ या मटुआ देव बीमारियों से बचाने वाले देवता हैं। और खेड़ा देव जो है दोस्तों वह कृषि और पशुओं के देवता हैं। अब 3 देवता जरूर आपको याद रखने हैं जिनकी चर्चा हमने की है। एक तो खनेरा देव, ये क्या करते हैं? बीमारियों को प्रवेश करने से रोकते हैं। एक मठुआ या भटुआ देव, ये बीमारियों से बचाने वाले देवता हैं। और जो खेड़ा देव हैं पशु और कृषि के देवता हैं।
अब बात करते हैं सांस्कृतिक स्थिति की। तो दोस्तों जो कोरकू समुदाय है उसका प्रमुख नृत्य है चटकोरा, ढांडल, चाचरी, थापटी और गदरी। कौन कौन से हैं जो हमने पढ़े हैं? चटकोरा, ढांढल, चाचरी, थापटी और गदरी, ये प्रमुख नृत्य हैं। इसके अलावा होली के समय कोरकू घुंगरी या झामटा गीत गाते हैं। कौन से गीत गाते हैं कोरकू समुदाय होली के समय? घुंगरी या झामटा गीत गाते हैं। प्रमुख त्योहारों की बात करें तो कोरकू समुदाय के त्योहारों में मेघनाथ, डोडबली, जिरौती और पाला प्रमुख है। दिवाली के समय दोस्तों दीवार पर लाल मिट्टी और खड़िया से गुदनिया नामक मांगलिक चित्र बनाया जाता है कोरकू जनजाति द्वारा। अब गुदना से कंफ्यूज नहीं होना है, गुदनिया दोस्तों मांगलिक चित्र है जो दीवार पर बनाया जाता है, जबकि गुदना शरीर के ऊपर जो बनाए जाते हैं उनको कहते हैं। गुदना प्रिय जनजाति कौन सी कहलाती है, इसको कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों यहाँ पर कोरकू स्त्रियां गोदने की शौकीन भी होती हैं तथा माथे पर अंग्रेजी के डी अक्षर के ऊपर नीचे दो बिंदुओं को कपाल गुड़ाई कहते हैं। कहने का मतलब जो कोरकू स्त्रियां हैं गोदने की शौकीन होती हैं, पहली चीज, तथा माथे पर डी अक्षर के ऊपर नीचे जो दो बिंदुओं के साथ गोदना बनवाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कपार गोड़ई। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मेघनाथ उत्सव की। तो दोस्तों जो कोरकू समुदाय है और गौंड समुदाय है उनका प्रमुख त्योहार है मेघनाथ उत्सव, याद रखना है। मुख्य रूप से कोरकू और गौंड जनजाति का त्योहार है। यह उत्सव सतपुड़ा क्षेत्र के छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद जिलों में मनाया जाता है। यह होली के एक दिन बाद से प्रारंभ होकर 15 दिन तक अलग अलग स्थानों पर चलता है और इसे झंडा या खम्ब स्वांग नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। हम चर्चा कर रहे हैं मेघनाथ उत्सव की। प्रमुख रूप से कोरकू और गौंड जनजातियों में हमें देखने को मिलेगा। सतपुड़ा क्षेत्र के छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद जिलों में आपको देखने को मिलेगा। और एक बात याद रखना है, होली के एक दिन बाद से 15 दिन तक चलता है। होली के एक दिन बाद से 15 दिन तक चलता है और इसे झंडा या खम्ब स्वांग नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर मंडो का परिचय दिया गया है, इसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। दोस्तों मृतक की स्मृति में मंडो बनाने का प्रचलन कोरकू समुदाय में भी है, ध्यान रखना है, मृतक की स्मृति में बनाया जाता है। दोस्तों मंडो सागौन की लकड़ी या फिर पत्थर का भी बनाया जाता है। लकड़ी के स्तंभ पर मृतक से जुड़े हुए चित्र उकेरे जाते हैं तथा सूरज एवं चांद की आकृतियां भी बनाई जाती हैं। दोस्तों मंडो को विभिन्न आकृतियों जैसे पत्ते, फूल, पशु पक्षी आदि से भी सजाया जाता है और मंडो को स्थापित करने के अनुष्ठान को सिडोली कहा जाता है। दोस्तों सिडोली एक भव्य तथा खर्चीला आयोजन होता है, अतः कोरकू 3-4 पूर्वजों का एक मांडो बनवाते हैं क्योंकि महंगा पड़ता है, बार बार बनाएंगे तो आर्थिक रूप से भार ज्यादा पड़ जाएगा। दोस्तों कहीं कहीं के क्षेत्रों में गाथा पटिये बनाने का चलन है, जिसे मृतक के नाम से बनवाकर आम के पेड़ के नीचे स्थापित कर दिया जाता है। दोस्तों गाथा पटिये बहुत सारे परिवारों के द्वारा एक नियत स्थान पर चढ़ा दिए जाते हैं जो एक विशाल ढेर का रूप ले लेते हैं। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। जो ये जानकारी कलेक्ट की गई है परीक्षाधाम के द्वारा, यह जनजातीय संग्रहालय भोपाल से कलेक्ट की गई है। अब बात करते हैं सहरिया जनजाति की। तो दोस्तों हमारे बेंचमार्क वही है, सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, उपजातियां, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति। तो सबसे पहले आपको काम वही करना है। मैप दिख रहा होगा आपके डिस्प्ले पर, भौगोलिक स्थिति आप यहां से पता लगाएं। कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का सहरिया बाहुल्य क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। फिर सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जाति है, जनजाति है। सबसे पहले कौन सी थी? भील, फिर गौंड, फिर कोल, फिर कोरकू, फिर 5वीं सहरिया। दोस्तों सहरिया वाल्मीकि को अपना पितृपुरुष मानते हैं और शहरिया की उत्पत्ति फारसी शब्द सहा से हुई है, जिसका मतलब एक होता है। सहरिया सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है, इसलिए मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला जो है उसे हम
भारत का इथियोपिया कहते हैं। दोस्तों श्योपुर जिला सहरिया जनजातीय बाहुल्य जिला है। दोस्तों दा सहरिया पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर टी.वी. नायक। ध्यान रखना है, दा सहरिया पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर टी.वी. नायक। दोस्तों सहरिया जनजाति अपने आप को भीलों के छोटे भाई के रूप में मानती है। ध्यान रखना है, सहरिया और भील। मध्य प्रदेश में दोस्तों सहरिया की जनसंख्या 6.15 लाख है, जो कुल एसटी का लगभग 4% है मध्य प्रदेश में। दोस्तों सहरिया का मूल स्थान शाहबाद का जंगल कोटा माना गया है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको एकदम क्लियर होंगी। हमने सबसे पहले क्या देखा, 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है, वाल्मीकि को पितृ पुरुष मानती है। और शहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द सहा से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक। दोस्तों सहरिया मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा कुपोषित जनजाति है, इसलिए जो मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला है, चूंकि यह सहरिया जनजाति बाहुल्य जिला है, इसीलिए हम भारत का इसे इथियोपिया कह देते हैं। दोस्तों द सहरिया पुस्तक भी लिखी गई है इनके ऊपर, जो कि लिखी है डॉक्टर टी.वी. नायक ने। सहरिया जनजाति अपने आप को जो भील है उनके छोटे भाई के रूप में देखती है, और इनकी जनसंख्या मध्य प्रदेश में 6.15 लाख है, जो मध्य प्रदेश की कुल एसटी पॉपुलेशन का 4% या 4% भाग रखती है। दोस्तों सहरिया का मूल स्थान आपको जरूर याद रखना है, शाहबाद का जंगल, जो कि कोटा में है। शाहबाद का जंगल कोटा शहरिया का मूल स्थान है। अब बात करते हैं दोस्तों हम इनकी भौगोलिक स्थिति की। तो मध्य भारत का पठार या ग्वालियर संभाग में निवासरत है। सहरिया बाहुल्य जिलों में दोस्तों आपको शिवपुरी, श्योपुर और ग्वालियर देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं शहरिया जनजाति की उपजातियों की। तो सवर, शवर, सौर और बरोदिया। क्या याद रखना है आपको? सवर, शवर, सौर और बरोदिया, ये सहरिया जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं। और दोस्तों सहरिया के लगभग 51 गोत्र प्रचलित हैं, जिसमें उमरिया, भिडोलिया, सोलकिया और सेलिया प्रमुख हैं। कौन कौन से प्रमुख हैं? उमरिया, भिडोलिया, सोलकिया और सेलिया। उमरिया, भिडोलिया, सोलकिया और सेलिया गोत्र हैं किसके? सहरिया जनजाति के। सामाजिक स्थिति की बात करें तो इनका घर या बसाहट सहराना कहलाता है। गांव को सहरोल कहते हैं। दोस्तों सहरिया जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल भी कहा जाता है। सहरिया जनजाति में लड़की का जन्म होना शुभ माना जाता है। विवाह पद्धति की बात करें तो खेका विवाह और झार फेरा विवाह है। खेका और झार फेरा विवाह सहरिया के विवाह पद्धतियां हैं। और दोस्तों सहरिया पंचायत में पटेल, प्रधान, कोतवार, बराई, भोपा और हथनारिया पद शामिल होते हैं। अब दोस्तों इन पदों के बारे में बात कर लेते हैं कि किस पद पर क्या काम किया जाता है या कौन प्रमुख होता है। तो दोस्तों जो पटेल है गांव का मुखिया कहलाता है। सहरिया पंचायत की बात कर रही है, सहरिया पंचायत में कौन कौन से पद होते हैं और किस चीज के लिए होते हैं। तो जो पटेल है दोस्तों गांव का मुखिया कहलाता है। प्रधान सामाजिक कार्यों में व्यवस्था करने वाला होता है। ध्यान रखना है, पटेल मुखिया है सहरिया में, प्रधान सामाजिक कार्यों में व्यवस्था करने वाला। कोतवार शासकीय सेवक। भराई भोपा तंत्र मंत्र से बीमारी ठीक करने वाले। और हथनारिया दोस्तों जड़ी बूटी विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। पटेल मुखिया गांव का, प्रधान सामाजिक कार्य में व्यवस्था करने वाला, कोतवार शासकीय सेवक, बराई भोपा तंत्र मंत्र से बीमारी ठीक करने वाला और हथनरिया मतलब जड़ी बूटी विशेषज्ञ होते हैं। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब बात करते हैं सहरिया जनजाति की आर्थिक स्थिति की। तो दोस्तों इनकी अर्थव्यवस्था शिकार, मछली पालन और जड़ी बूटियों पर आधारित है। सहरिया मधुमक्खी के छत्ते से मधु इकट्ठा करने में कुशल होते हैं। फिर धार्मिक स्थिति की यदि हम बात करें दोस्तों, तो प्रमुख देवता में तेजाजी सीता माता, नाहर देव हरिमन देव, कारस देव भैरू देव और देह दरेउठ देव। कौन कौन से देवता देखे सहरिया जनजाति के? तेजाजी, सीता माता, नाहर देव, हरिमन देव, कारस देव, भैरू देव, दरेठ देव प्रमुख देवता हैं सहरिया जनजाति के। फिर दोस्तों सीता माता इनकी आराध्य देवी हैं, याद रखना है। दोस्तों यह तेजाजी के जीवन पर आधारित नाट्य गायन की परंपरा सहरिया में मौजूद है। तेजाजी के जीवन पर आधारित नाट्य गायन की परंपरा किस जनजाति में मौजूद है? सहरिया जनजाति में मौजूद है। फिर चर्चा करते हैं सांस्कृतिक स्थिति की। दोस्तों लहंगी और रागिनी सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। लोकगीत की बात करें तो भतैया, लंगोरिया और जेवनार
भतैया, लंगोरिया और जेवनार सहरिया जनजाति के प्रमुख लोकगीत हैं। और दोस्तों प्रमुख त्योहार में हरियाली अमावस्या, तेजा नवमी प्रमुख है। दोस्तों सहरिया जनजाति कोलारियन परिवार की मानी जाती है। इसकी प्रमुख भाषा मुंडारिया कोलारियन है। ध्यान रखना है, सहरिया जनजाति कोलारियन परिवार की मानी जाती है और इनकी प्रमुख भाषा कौन कौन सी है? तो प्रमुख भाषा मुंडारी और कोलारियन है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको एकदम क्लियर होंगी। फिर बात करते हैं इथियोपिया की, वो भी भारत के इथियोपिया की। दोस्तों सहरिया सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है, हम सभी जानते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश का शिवपुर जो जिला है उसको हम भारत का इथियोपिया कहते हैं। सहरिया जनजाति बहुल जिला है शिवपुर, इतना आपको ध्यान रखना है, चर्चा पहले ही हम कर चुके हैं। विशेष तथ्य की बात करें सहरिया के संबंध में तो दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण में सहरिया को विश्वामित्र का वंशज कहा गया है। इस चीज को जरूर ध्यान रखना है। किस जनजाति को हम विश्वामित्र का वंशज कहते हैं? तो सहरिया जनजाति को कहते हैं। ऐसा रेफरेंस कहाँ मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। दोस्तों राजस्थान के शाहबाद के निकट सीतावाड़ी में महर्षि वाल्मीकि मंदिर स्थित है। दोस्तों राजस्थान के सीतावाड़ी का विशाल मेला सहरिया आदिवासी के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों वाल्मीकि भील जाति के थे। सहरिया अपने आप को भीलों का सहोदर मानते हैं, इसकी चर्चा भी हमने कर ली है। दोस्तों सहरिया जनजाति का संग्रहालय शिवपुर जिले में स्थित है और सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र सेसईपुर शिवपुर जिले में स्थित है। सहरिया जनजातीय संग्रहालय भी शिवपुर जिले में स्थित है और सामुदायिक रेडियो केंद्र जो कि सहरिया जनजाति का है वह भी शिवपुर जिले के सेसईपुर में स्थित है। और दोस्तों गोत्र के आधार पर सहरिया 3 भागों में बंटे हैं, लाडिया, उड़िया और कालपिठिया। इतना आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सहरिया देवगुड़ी की। दोस्तों सहरिया आदिम जनजातीय समुदाय में गिने जाते हैं, किंतु वर्षों से दूसरे समाजों के साथ रहने के कारण इनकी अपनी कथाएं, देव आस्थाएं प्रभावित हुई हैं। जनजातीय समुदाय में वैसे मंदिर मड़िया आदि का चलन नहीं है, किंतु सहरिया देव स्थान पर कभी कभी छोटी मंदिर नुमा आकृति देखी जा सकती है। वह नागर समाज से उनकी सन्निकटता को दर्शाती है। इस देवगुड़ी में किसी देवी देवता की प्रतिमा की स्थापना नहीं की जाती। उम्मीद है आप समझे होंगे देवगुड़ी क्या है। फिर दोस्तों अब हमें बात करनी है भारिया जनजाति की। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपको बने रहना है हमारे साथ, लगातार मेहनत करना है, आगे बढ़ते रहना है और तब तक नहीं रुकना है दोस्तों जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।